हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 2023 में। ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का 2023 में। ये 12 अगस्त का पेपर है। तो 12 अगस्त को 3 सेट हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और आफ्टरनून में हुआ था और इवनिंग में हुआ था। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला हम लोग लगा चुके हैं, जिसको 2 पार्ट में किया था और 2 पार्ट में बहुत लंबा हो गया था। तो हम अब की बार वाला जो शिफ्ट 2 वाला है उसको 3 पार्ट में कर दिए हैं। 100 क्वेश्चन है और जो लास्ट वाला पार्ट है पैसेज वाला थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको अलग कर देंगे। और ये जो दोनों पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, 35 क्वेश्चन पार्ट 1 में रखेंगे, 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में रखेंगे और उसके बाद 35 क्वेश्चन पैसेज वाले पार्ट 3 में रखेंगे। आराम से करेंगे हम लोग 3 बार में इसको। ठीक है, ये शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, और इसमें है क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 चल रहा है। इसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर के 35 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, बात ये है ना कि कल जब हम इसके पिछला वाला करा रहे थे, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन का सेट लिए थे, उसमें दिक्कत ये होती है कि जब दूसरा वाला पार्ट कराने लगे तो मुझे खुद ये फील हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करा रहा हूँ। और अगर मैं एक्सप्लेन न कर पाऊँ, ठीक से समझा ना पाऊँ, मतलब इफ़ माई सेल्फ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो वो पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। थोड़ा आराम से और हर चीज़ को क्लियर करते हुए समझाते हुए चलेंगे तो इट शुड बी बेटर। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 3 में कर देंगे। कोई इतनी मतलब हाय तौबा नहीं मची है, इतनी जल्दबाजी नहीं है कि बस टाइम निकला जा रहा है, हे भगवान अब कैसे पूरा करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आराम से कर लेंगे, 4 दिन ज़्यादा लगेगा ना, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको 3 पार्ट में करेंगे तो हमको आराम से समय मिल जाएगा। मैं अपने ढंग से जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से समझा के आगे बढ़ूंगा। वो मेरा तरीका नहीं, मैं जल्दी। अच्छा, सब आंसर ही बताना होता तो फिर 100 क्वेश्चन हम आधे घंटे में करा सकते हैं। सबका आंसर ही बताना, इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा। ऐसे डिस्कशन कराने का मतलब ही ये नहीं होता है। डिस्कशन कराने का मतलब होता है कि हम जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक आराम से उसको समझा के बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में किया है। शायद आप लोगों को भी ये बात महसूस हुई हो कि कल वाला क्लास थोड़ा जल्दी में हो गया था, उसके बाद भी 5 क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अब हम लोग 3 पार्ट में क्या करेंगे इसको, और आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लिंक आपको लगा दिया हूँ इसी के साथ में, और टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो लिंक की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन और शुरू होता है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करिए। अच्छा, ऑप्शन में नो सब्स्टिट्यूशन भी है, दैट मीन्स कि मे बी करेक्ट हो। अगर नहीं करेक्ट है तो देख लेंगे, नीचे 3 ऑप्शन तो हैं ही। स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि श्वेता सेल्डम वाटर्स द प्लांट्स। श्वेता शायद ही कभी पौधों को पानी देती हो। तो सेल्डम का मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव नहीं है। जो नेवर की तरह होता है उसे थोड़ा वीक नेगेटिव है, लेकिन सेल्डम नेगेटिव ही है। ठीक है, तो जब हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एक बात यह है कि उसमें नॉट नहीं रहता, मतलब ये गलत तो है। अब दूसरी बात आई हेल्पिंग वर्ब की इज सही है कि नहीं। इसके लिए हमें आपकी ये मेन वर्ब देखनी पड़ेगी। वाटर्स क्या है, वाटर्स में वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जब वर्ब में एस लगा होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डज लेते हैं। क्लियर ना, तो डज लगेगा और इज नहीं लगेगा और नॉट नहीं लगाना है इसमें। और श्वेता के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, सी लगा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो होगा डज सी, ये वाला होगा डज सी होगा, इजंट इट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई। अब आता है मजा, जब इतना समझाने को मिलता है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और पूछ रहे हैं इसका साइनोनिम बताओ। तो व्हिमसिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हिमसिकल। व्हिमसिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सनकी टाइप का होता है, जो अपनी इच्छा के अनुरूप काम करता है, किसी की सुनता नहीं है। मन में आ गया तो फिर करके ही छोड़ेंगे, सनकी टाइप का आदमी होता है। तो अब यहाँ देखो लिखा किसी वोर अ व्हिमसिकल ड्रेस, वो एक व्हिमसिकल सनकी ड्रेस पे, नहीं भाई ड्रेस सनकी नहीं हो सकती है। अडॉर्न का मतलब हुआ जो कि डेकोरेटेड है विद कलरफुल पैटर्न, बड़ा मतलब लाल पीला नीला हरा बैगनी गुलाबी हर तरह का कलर पैटर्न उसके ड्रेस में लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ना वियर्ड ड्रेस होगी। ठीक है, वियर्ड का मतलब एक विचित्र सी, अजीब सी हो जाती है, थोड़ा सामान्य से हटके होगी।
नॉट फैशनेबल, ये फैशनेबल नहीं है, ये वियर्ड टाइप का है, विचित्र, सबसे एकदम अलग हटके पहनिए, बड़ा कलरफुल ड्रेस। ट्रेजिक मतलब दुखांत होगा, यहाँ से दुख वाला है ही नहीं। सेंसिबल समझदार होता है, वो भी यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही कलरफुल पैटर्न है। तो मतलब देखा नहीं, वो जोकर टाइप का लगते हैं, कुछ लोग पहन लेते हैं, वो वाला जोकर टाइप का ड्रेस हो गया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, वियर्ड होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बेटा, इसमें देखो इडियम पूछा हुआ है, लिखा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है एक बार आप पलक झपकते हैं तो उसको ब्लिंक कहते हैं। ब्लिंकिंग का मतलब ना आई ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब पलकें झपकना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब एक बार पलक झपकने में कितना लगता है, मुझे लगता है कि 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। तो अब इसकी मीनिंग ढूंढो। यहाँ पर यहाँ लिखा है डू समथिंग डेंजरस, बिल्कुल नहीं। मेक समवन कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, बिल्कुल नहीं। इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, हाँ हद से ज़्यादा कम समय, ये हो सकता है आंसर। चौथा भी देख लेते हैं, बिकम वेरी कंफ्यूज, बिल्कुल नहीं। अब तीसरा वाला श्योर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। द कोच बिलीव्ड दैट, बिलीव ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट में। कोच को यकीन था कि हिज टीम वर नॉट प्लेइंग टू इट्स पोटेंशियल इन द टूर्नामेंट। जो उनकी टीम थी अपनी पूरी क्षमता, पूरी पोटेंशियल भर नहीं खेल रही थी। तो हिज टीम जो लिखा ना, टीम क्या होता है, टीम इज सिंगुलर। ठीक है, टीम क्या है, सिंगुलर। इसके साथ वर लगाना गलत हो जाएगा, इसके साथ क्या लगाना चाहिए था, हिज टीम वाज नॉट प्लेइंग। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ वर नहीं वाज लगना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ये चौथा वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा था और एक ही पेज में मुझे मतलब दिखाना था, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो आप लोगों को, तो थोड़ा जूम कर लेना। ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, आराम से पढ़ लोगे। चलिए तो 5वें में हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका, पढ़ ले पहले एक बार। देखो लिखा हुआ है कि वी आर लिविंग इन एन एरा, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, सूचना और संचार के युग में हम लोग जी रहे हैं। अब ये समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हो, सबके हाथ में मोबाइल होगा और आप मुझे ऐसे पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी एक सूचना और इंफॉर्मेशन की ही बात है। आगे आते हैं। दो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर डिफरेंट। अब ये इन्होंने पहले तो इन्होंने बताया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर कह रहे हैं कि हालांकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पीपल विद मच इंफॉर्मेशन आर कंसिडर्ड नॉलेजेबल। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है हम लोग उनको ज्ञानी मानते हैं कि उनको बड़ा ज्ञान है। हालांकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। इसी में इन्होंने विरोध भी किया और उसको सामंजस्य भी कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर एनी जॉब एस्पिरेंट। इन्होंने कहा कि इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल है वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी जॉब के लिए बड़ा ज़रूरी माना जाता है। ये सो लगा दिया, सो का मतलब हुआ इसलिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसके पहले कारण आना चाहिए। अभी तक हमको कहीं से ऐसा कारण नहीं नज़र आया जिसमें अंग्रेजी स्पीकिंग की ज़रूरत नज़र आ रही हो, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं मिला। तो सी और डी में कहीं मिलेगा कोई इस तरह का सेंटेंस। आगे आते हैं। टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन द लैंग्वेज वाइडली यूज्ड इन टूडे वर्ल्ड इज इंग्लिश। इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय वो भाषा यूज की जा रही है वो है इंग्लिश। हाँ, यहाँ हमको अंग्रेजी की ज़रूरत धीरे धीरे मिल रही है। ठीक है, इंग्लिश का सेंटेंस ये है। अगला है एम्प्लॉयर्स आर नॉट कंप्रोमाइजिंग विद इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉयज़ की अंग्रेजी की कम्युनिकेशन स्किल से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब सी के बाद डी आना चाहिए। सी में इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड अंग्रेजी कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी एक बड़ा अच्छा माध्यम है, सबसे ज़्यादा बोली जा रही है, तो सी हो गया। और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की बात आ गई तो डी लगा दो, क्योंकि बी वाले में एस्पिरेंट दिया था। एस्पिरेंट कौन सा हो सकता है, यही कौन सा हो जाएगा, एम्प्लॉई। एम्प्लॉय ही एस्पिरेंट है, तो मतलब बी के बाद हम क्या लगा दें, अब बी के बाद हम लगा देंगे डी। ठीक है, तो सी होगा, सी के बाद डी होगा, डी के बाद क्या लगाएं, बी। इसलिए अंग्रेजी क्या हो गई है, हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी हो गई। तो सी फिर डी और फिर
बी, ये आना चाहिए। आई थिंक कि ये बन रहा है, या सी बी डी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं अभी हम क्या हमको आंसर क्या मतलब, सी बी डी भी हो सकता है और सी डी बी भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, नीचे देख लेते हैं एंड कैसे हो रहा है, तब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रांगली बिलीव्ड इज ट्रू is that English skill can be of great help when professionals are dealing with different nationalities। तो ये मतलब ये दोनों के बाद लग सकता है, बी के बाद भी लग सकता है, डी के बाद भी लग सकता है, दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे ये देखना है हमको। अब स्टार्ट करने के लिए एक बार इसको क्लियर करो, स्टार्ट करने के लिए ए से ज़्यादा सुटेबल कुछ नहीं है, क्योंकि बी में किसकी बात हुई, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हुई, सी में किसकी बात हुई, सी में भी इंग्लिश की बात हुई है, डी में किसकी बात हुई है, इसमें भी इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात हुई है, तो और S6 वाले में भी इंग्लिश स्किल की बात हुई है। एक तो कहानी ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग S1 में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात हुई है और ए में इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बात हुई है, तो इसके साथ ए को कनेक्ट कर दो। इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे ए के साथ, स्टार्ट करेंगे ए के साथ, तो ये कट गया और ये कट गया। अब हमारे पास बच रहा है ए डी सी बी और ए सी डी बी। तो एक बात यहाँ है, देखो इसमें डी पहले कर दिया है, जबकि मैंने कहा था कि सी पहले होना चाहिए। डी बी बी डी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सी पहले होगा, क्योंकि ये ओपन कर रहा है। यहाँ पे देखो ए वाले में इंफॉर्मेशन से ख़त्म किया था और सी वाला टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, तो हम ए से सी को कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन का कनेक्शन लेंगे, तो इसका मतलब ए के बाद हमें सी ही लगाना है। अब यहाँ पर ए के बाद सी नहीं लगा है, तो यहाँ पे ए के बाद सी लगा है। बी डी डी बी का हमने कहा था चल जाएगा, हम डी के बाद बी लगाए थे, लेकिन हमने ये भी कहा था बी के बाद डी भी हो सकता है, लेकिन ए सी और बी, ए और सी का कनेक्शन पक्का है। लास्ट में डी भी हो सकता है और शुरुआत लेकिन ए से हो, क्योंकि S1 से ए कनेक्ट करेगा। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, 2-3 बार में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स मतलब बहुत टैलेंटेड टाइप के होते हैं। आर याद रखिएगा, यहाँ पे आर लिखा है, आर कंट्रोल थिंकर्स। देखो भैया, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा तो कंट्रोल थिंकर नहीं होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट की यहाँ खासियत देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कंट्रोल थिंकर के साथ फिट नहीं हो रही है। और क्रिएटर्स, हाँ क्रिएटर्स होगा, who learn best when their training is dynamic, approachable and project based। ठीक है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल्ड थिंकर्स तो नहीं होगा, लेकिन ये जो वर्ड्स लिखे हैं थिंकर्स एंड क्रिएटर्स प्लूरल में ही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा है और आर लिखा है। अब नीचे आ जाओ, इंडिपेंडेंट थिंकर्स, हाँ इंडिपेंडेंट थिंकर्स ये ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड क्रिएटर्स, ये पहला वाला ऑप्शन आई थिंक कि अच्छा है। लेकिन और देख लेते हैं, लाइबल थिंकर, देखो लाइबल भी ठीक था, लेकिन ये थिंकर्स होना चाहिए था, इसलिए गलत है। क्रिएटर्स सही है, थिंकर सिंगुलर में दिया है। और बायस्ड हो ही नहीं सकते हैं, बायस्ड मतलब जिनके अंदर भेदभाव होता है, ये हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये क्रिएटर में एस लगना चाहिए था, यहाँ भी गलत हो गया। अब आ गया सब्जेक्टिव थिंकर्स एंड क्रिएटर, यहाँ भी क्रिएटर को प्लूरल नहीं लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और जो हमारा सेंटेंस था उसमें सेंस का मिस्टेक है। ग्रामेटिकल नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल्ड थिंकर नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड क्रिएटर्स, दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज एंटोनीम। किसका एंटोनीम है, ये जुबिलेंट का है। और जुबिलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही चीयरफुल होता है, कोई व्यक्ति जो बहुत खुश, प्रसन्नचित्त, जॉयफुल नेचर का होता है, और साथ ही साथ में एक्टिव होता है, भोंदू टाइप का नहीं होता, एक जगह बैठा रहने वाला। चीयरफुल और एक्टिव आदमी को कहते हैं जुबिलेंट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह स्थिर होगा, फिक्स होता है। स्टैटिक कहते नहीं कि जो डायनेमिक का अपोजिट स्टैटिक होता है, डायनेमिक में मूवमेंट होगा, गतिशीलता होती, स्टैटिक एक जगह ठहरा हुआ सा स्थिर सा रहता है। तो यहाँ स्टैटिक ये एक्टिव है ना, तो इसका एक स्टैटिक मतलब थोड़ा सा एक्टिव के सेंस में हो तो सकता है,
लेकिन चीयरफुल का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए अभी इसको हम किस में रख देते हैं, वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड सुना होगा ना, इन्फ्लेशन, कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया चीज़ों के दाम में वृद्धि हो जाती है। गुब्बारे में हवा भर देते हो तो भी इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है, या किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, फूल जाना, स्वेल हो जाने को हम कहते हैं इन्फ्लेट करना। थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी जिसको देखकर या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो थ्रिल हो जाता है, थ्रिल रोमांच होता है। डिस्पोडेंट का मतलब क्या होता है, होपलेस होता है, दुखी होता है, हताश होता है, इसको कोई उम्मीद नहीं, अरे यार होप में ई लगना चाहिए, तो होपलेस होगा। तो अब हम स्टैटिक को काट देंगे, अब क्या लगाएंगे, डिस्पोडेंट लगाएंगे, क्योंकि चीयरफुल है। जुबिलेंट का जो मेन मतलब होता है वो होता है चीयरफुल और जॉयफुल होता है। अब इसका अपोजिट होएगा ना, हमको मिलेगा डिस्पोडेंट। अगर डिस्पोडेंट ना मिला होता तो हम जुबिलेंट का एक्टिव वाला सेंस लेके स्टैटिक को एंटोनिम मान लेते, पर जब हमको एक अच्छा एंटोनिम मिल गया है डिस्पोडेंट का, तब हम डिस्पोडेंट लेंगे। डिस्पोडेंट का मतलब होता है होपलेस हो जाता है, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, ठीक है, ग्लूमी, उदास टाइप का होगा। तो सातवें में चौथा वाला हो गया। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में वंस मोर अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है और इसको इम्प्रूव करना है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार। लिखा है सोल्जर्स एडवांस्ड, सैनिक आगे बढ़े। व्हेन द बिगुल केम, जब बिगुल केम, बिगुल, ये बिगुल लिखा हुआ है, बिगुल केम नहीं होता है, बिगुल बजाया जाता है, तो बिगुल को क्या कहते हैं, किसी चीज़ को म्यूजिक जिसमें फूंक कर बजाया जाता है उसको ब्लो कहते हैं। और ब्लो की जब सेकेंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्ल्यू लिखा हुआ है, तो व्हेन द विसल ब्ल्यू, ठीक है, व्हिसल मतलब क्या हुआ, व्हेन द बिगुल ब्ल्यू, बिगुल बजाया जाना, जब बिगुल बजा तो सैनिक आगे की ओर बढ़े, ठीक है। तो व्हेन बिगुल डाइड, व्हेन बिगुल फ्लू नहीं, व्हेन बिगुल रैन नहीं होगा, व्हेन बिगुल ब्ल्यू होगा, तो दूसरा वाला आंसर हो गया। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एंटोनिम बताना है, किसका, ये देखो ग्लूमी का बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लूमी बोला था जब आप डिस्पोडेंट का सिनोनिम बता रहे थे। तो ग्लूमी का मतलब भी होता है बहुत ही उदास और हताश होता है। द स्पिरिट ऑफ द रूम वॉज वेरी ग्लूमी, जो वो कमरे में, जब किसी कभी होता है ना आप किसी के कमरे में घुसो तो एक बड़ी उदास सी वहाँ पर मतलब एक बना रहता है, वहाँ की कमरे की स्पिरिट उदास सी होती है। इन हिज एब्सेंस, कोई खास व्यक्ति है वो कमरे में नहीं था, जैसे आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो जो कुछ दिन के लिए आपसे दूर हो जाता है तो कमरा बड़ा उदास सा लगता है। कहने का मतलब समझ रहे होगे ना, हाँ ठीक है। तो उसकी एब्सेंस में कमरा बहुत उदास सा था। एंटोनिम लोगे तो क्या हो गया, चीयरफुल होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया 9 का, चीयरफुल वाले ऑप्शन में आ जाइए, ठीक है। लोनली मतलब अकेलापन, और ग्रिम का मतलब क्या होता है, सीरियस सी। अगर साइनोनिम पूछा होता तो हम सीरियस लगा देते। क्लाउडी मतलब बादलों से घिरा हुआ, हालांकि ये भी सीरियस के ही सेंस में आता है। अगर नेचर में जाओ तो बादलों से घिरा हुआ, नहीं तो फिर सैड के सेंस में आ जाएगा। लोनली, और देखो लोनली मतलब अकेलापन महसूस हो रहा है। साइनोनिम पूछते तो कुछ काम बन जाता है इससे, लेकिन एंटोनिम पूछा है तो ये लोनली, ग्रिम और क्लाउडी तीनों अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सीरियस और उदास से होते हैं। एक ही है चीयरफुल, खुश रहने वाला, एंटोनिम वही लगा लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चा लोग, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको बताना है क्या है कि इनडायरेक्ट बताना है, रिपोर्टेड स्पीच बतानी है इसकी। डू यू लाइक योर स्कूल, क्या तुम्हें तुम्हारा स्कूल पसंद है, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। किससे पूछा होगा, तो जाहिर सी बात है मैं हूँ, क्योंकि जब लिसनर नहीं होता और यू लगा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 98% आई लग जाता है वहाँ पे। तो द बॉय आस्क्ड, यहाँ हो गया टोल्ड तो होगा नहीं, पहले बात काट दो। तो द बॉय आस्क्ड इफ़ के बाद डू यू लाइक, ये डू लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये पास्ट में जाना चाहिए। जब पास्ट में डू का डिड बनेगा तो डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिड ना लग के बल्कि क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इफ़ आई लाइक्ड या इफ़ ही लाइक्ड, देखो क्या मिलता है। तो ये लाइक्स भी नहीं होगा, ये मिला आपको लाइक्ड और ये मिला लाइक्ड। अगर हम इसको ही मतलब यू को ही में चेंज भी कर लेते हैं तो डू यू लाइक योर स्कूल, अगर हम यू को ही में चेंज किएंगे तो यू को चेंज करना पड़ेगा, यू हिच लगा होता, डू ही लाइक, तो ये हो जाएगा द बॉय आस्क्ड इफ ही लाइक्ड हिज स्कूल। तो तीसरे वाले में भी कोई गलती नहीं मिल गई। तो अब ये चौथा वाला बेहिचक लगा लो, आई लाइक्ड माई स्कूल, इफ आई लाइक्ड माई स्कूल, चौथा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या करना है, पैसिव वॉइस चेंज करो। लिखा है द मैनेजर प्रोमोटेड 4 एम्प्लॉयज़, 4 एम्प्लॉयज़ प्रमोट किए गए। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब हुआ कि हम वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ढूंढ लो पहले, वाज या वर लगेगा, 4 एम्प्लॉयज़ सब्जेक्ट बनेंगे तो वर लगेगा, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखा है आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, अभी है प्रमोटेड नहीं होगा, केवल वर्ब के साथ प्रमोटेड। तो ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो ये 12 रहा आपकी स्क्रीन पर। 12 में क्या है, फिर से पैसिव वॉइस है। ये लिखा है कैटरीना रिपेयर्ड द साइकिल हरसेल्फ। कैटरीना ने अपनी साइकिल खुद बना ली। तो वो कैटरीना कैफ की बात नहीं हो रही ना, वो साइकिल नहीं बनाएंगी बैठ के, ठीक, कोई और कैटरीना है ये, जिसको आप सोच रहे थे वो कैटरीना नहीं है। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वंस मोर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का मतलब हम वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब भी लग सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि साइकिल की बात कर रहे हैं इसलिए वाज लगेगा। तो कैटरीना, तो इससे सेंटेंस शुरू ही नहीं होना। सेंटेंस किससे शुरू होगा, साइकिल से शुरू होगा। साइकिल वाज रिपेयर्ड, तो ये साइकिल वाज रिपेयर्ड इसमें दिया है, साइकिल रिपेयर्ड कैटरीना। अब इस चौथे वाले की मीनिंग बड़ी फनी है। साइकिल ने कैटरीना को रिपेयर कर दिया। साइकिल के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी कैटरीना ने साइकिल को रिपेयर कर दिया, जबकि बात ये थी कि कैटरीना ने साइकिल को रिपेयर किया था। तो आपका तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन बड़ा फनी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिर से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। दे आस्क्ड मी माई नेम। आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या हो गया, मुझसे मेरा नाम पूछा गया। तो आई वाज आस्क्ड, देखो हमेशा क्या करोगे, वाज के साथ, अब हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक, ढूंढ लो। वाज आस्क्ड, वाज आस्क्ड, इज आस्क्ड नहीं होगा, वाज आस्क्ड। अच्छा, तो अब देखो किससे बनाओगे, आई वाज आस्क्ड माई नेम। दूसरे में आई वाज आस्क्ड बाय देम ऑफ माई नेम। ऑफ कहाँ से लग जाएगा, ये गलत हो गया। अब लिखा है माई नेम वाज आस्क्ड फ्रॉम मी, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, आई वाज आस्क्ड माई नेम, ठीक है, आई वाज आस्क्ड माई नेम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपका अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चा, 14 होगा। 14 में क्या है, फिलर है। आ जाओ। द टीचर डैश एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। टीचर क्लास के एंड में क्या कर देते हैं, बताओ क्या कर देते हैं। क्वेंचेज, क्वेंच का मतलब क्या होता है, प्यास बुझाना। अगर आपको प्यास लगी है, प्यास किसी की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, नॉलेज की भी हो सकती है, तो क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। टीचर क्लास के एंड में हर चीज़ की प्यास बुझाते हैं, नहीं भाई, वो प्यास वास बुझाने वाला नहीं है। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, समरी, रिपीट। समरी रिपीट होती है, मतलब जो पढ़ाए हैं उस चीज़ की क्या होती है, समरी को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो टीचर ये काम करता है, मतलब अगर 40 मिनट की क्लास होगी तो 30 मिनट में जो कुछ उन्होंने पढ़ाया 35 मिनट में, 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये टीचर का काम होता है, ये उनके लिए सूटेबल है। डिसीव को मतलब धोखा देना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। असर्प, ओहो, असर्प का मतलब होता है किसी को गद्दी से उतार के उसकी जगह पर खुद बैठ जाना, ठीक है, गद्दी हथिया लेना। तो टीचर का ये काम नहीं होता है। टीचर के लिए इसमें एक ही काम दिया है, रिकैपिचुलेट्स, ठीक है। मीनिंग याद रखना, क्वेंचेज का मतलब प्यास बुझाना, असर्प का मतलब किसी को गद्दी से उतार के उसकी जगह पर फिर बैठ जाना, और रिकैपिचुलेट का मतलब क्या हुआ, जो कुछ आपने पढ़ाया है लास्ट में उसको समराइज कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक, रिपीट कर देते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, अब आया क्वेश्चन नंबर 15। 15 में खाली जगह भरना है। किससे भरना है, एंटोनीम से भरना है। देखो खाली, केवल खाली जगह नहीं है, वो एंटोनीम लगाना है। किसका एंटोनीम लगाना है, इन्होंने वर्ड हिंट दे दिया कि इस खाली जगह को कैसे भरना है। ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है इन्होंने, उसी का अपोजिट यहाँ पे लगा दो। तो वाइल्ड का मतलब जंगली टाइप का होता है, लेकिन यहाँ सेंस जरा देखो। द मीडो वाज अ वाइल्ड साइट। जो मीडो मतलब क्या होता है, चारागाह होता है, घास का मैदान होता है, बहुत बड़ा सा मीडो। तो मीडो वाज अ वाइल्ड साइट। मीडो जो है एक वाइल्ड साइट था। फार रिमूव्ड फ्रॉम द मेन रोड्स, मतलब सड़क से, मेन रोड से बहुत दूर था। एंड प्रेजेंट डे हैबिटेशन, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा वाइल्ड, तो यहाँ वाइल्ड का मतलब क्या होगा, वाइल्ड मतलब एकदम जंगली टाइप का हो जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ, इसका अपोजिट लगाना है वाइल्ड का, तो स्ट्रांग मजबूत होगा, इसका कोई लेना देना नहीं। फ्रैंटिक का मतलब एकदम एंजाइटी से भरा हुआ, बहुत परेशान सा होता है, तो ये लिविंग के लिए लगता है, सीन के लिए नहीं लगता था। आपको लगाना क्या है, साइट के लिए, दृश्य, सीन के लिए। एनरेज्ड किसके लिए लगता है, गुस्से में। तो भाई देखो सीन, देखो प्राकृतिक दृश्य है ना, प्राकृतिक दृश्य के लिए स्ट्रांग, फ्रैंटिक, एनरेज्ड नहीं लगेगा। ये सारे के सारे एडजेक्टिव किसके लिए लगते हैं, ये लिविंग के लिए लगते हैं ना। नॉन लिविंग के लिए आप क्या लगा सकते हो, सीन के लिए क्या, ट्रैंक्विल का मतलब क्या हुआ, एकदम काम, शांति से भरा हुआ, एक मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, एकदम से शांति है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैंक्विल कहते हैं। और ये सीन के लिए यूज कर सकते हो, नज़ारे के लिए, दृश्य के लिए यूज कर सकते हो। तो ट्रैंक्विल के अलावा यहाँ और कोई नेचुरल सेंस में यूज ही नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी फिर खाली जगह भरनी है, लेकिन अब की बार साइनोनिम एंटोनिम नहीं है। पढ़िए जरा तो, योगा इंक्रीजेज फिजिकल एंड मेंटल वाइटलिटी। अगर आप योगा करते हैं तो आपकी फिजिकल, शारीरिक, और मेंटल का मतलब क्या हुआ, मानसिक। वाइटलिटी मतलब क्या होता है कि जो जीवनदायी शक्ति है, वो जो लाइफ पावर है, वो आपकी बढ़ जाएगी योगा करने से। आगे लिखा है डैश टू सिकनेस, बीमारी को क्या करेगी और ओवरऑल वेलबीइंग को क्या करेगी। ओवरऑल वेलबीइंग करती है, तो बीमारी को क्या करेगी। देखो अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो जाती है तो सिकनेस, बीमारी को क्या करेगी, वो रोकेगी, है कि नहीं। योगा बीमारी को रोकेगा, असिस्टेंस तो नहीं करेगा। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा, क्षमता, योग्यता, कुशलता, ये भी नहीं आएगा, बीमारी की कुशलता भी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि क्या बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, बीमारी के प्रति आपकी रेजिस्टेंस को वो बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये रेजिस्टेंस लगा दो, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। बीमारी को एक्सेप्टेंस नहीं, केवल एक ही चीज़ लग पाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और 17 में वंस मोर रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट। तो चलिए फिर रीअरेंजमेंट इसका करते हैं हम लोग। पहले पढ़ लेते हैं। ऑन 13th January 1928 द प्रेस वाज प्रेजेंटेड विद हिज साइंटिफिक अचीवमेंट which made the front pages of several major national न्यूज़पेपर्स। कुछ उनका अचीवमेंट था और इससे मतलब जो देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे उनके फ्रंट पेज पर ये चीज़ छपती है। लेकिन ये कब होती है, याद रखना डेट 13 जनवरी 1928 है, और यहाँ लिखा है 7 सितंबर 1927। तो जाहिर सी बात है कि सी पहले होगा, ए बाद में होगा, ये बात श्योर है, सी के बाद ही आएगा ए। बी में देख लेते हैं, दीज वर ऑल इन रिसर्च लैब्स, ये सारी की सारी चीज़ें रिसर्च लैब में थी। ये किस दीज की बात कर रहे हैं ये देखता है, अभी यही ढूंढ लेंगे हम। सी में कहा गया है ऑन 7 सितंबर 1927 फिलो अर्नवर्थ, ठीक है, नाम क्या है, फिलो फार्न्सवर्थ ब्रॉडकास्टेड द फर्स्ट टेलीविजन सिस्टम। देखो ब्रॉडकास्टेड, ग्रामर का सत्यानाश हो गया, ब्रॉडकास्ट में ईडी नहीं लगता, ब्रॉडकास्ट ही होना चाहिए था पास्ट में भी। खैर वो ग्रामेटिकल एरर है, अरेंजमेंट में हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो इस दिन उन्होंने अपना एक टेलीविजन सिस्टम, फर्स्ट टेलीविजन सिस्टम को ब्रॉडकास्ट किया था, अनाउंस किया था। आगे लिखा कि नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं कि अ स्ट्रेट लाइन वॉज नॉट मास मार्केटिंग। तो एक स्ट्रेट लाइन मास मार्केटेबल नहीं था। देयरफॉर देवर ओनली अ फ्यू डजन टेलीविजन्स, क्या थे, देयर वर अ फ्यू टेलीविजन। अच्छा, हमारा दीज यही मिल गया, यही वाला है दीज। तो मतलब डी के बाद बी लगाएंगे, ये भी 5 पक्का हो गया। डी के बाद क्या लगाना है, बी। तो सी के बाद ए लगाना है और डी के बाद बी लगाना है, ये बात तय हो गई। लेकिन डी पहले आ सकता है क्या, नहीं आएगा। नीडलेस टू से पहले ये बात नहीं आएगी। पहले कौन सी बात आएगी, इसके पहले आना चाहिए जब उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम को अनाउंस किया था, तो मतलब हुआ कि सी पहले आना चाहिए। तो सी ए स्टार्टिंग में हो जाएगा और डी बी बाद में हो जाएगा। तो सी ए डी बी में हमारा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का यार 18 में एक बार फिर से ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो 18 लगाते हैं।
लिखा है कि द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में एजुकेशन का एक्सपेंशन है। आगे लिखा इंग्लिश, आज इंग्लिश लैंग्वेज पर कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया है, क्या बात है। आगे कह रहे हैं द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंस, इंग्लिश को इन्होंने कहा कि लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू इंडियन साइंस। इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश का एजुकेशन है जो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश पीरियड में बढ़ा था काफ़ी, वो मॉडर्न इंडियन साइंस के लिए, ठीक है ना, जो इंडियन साइंस के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल था। ये इन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया पहली लाइन में। मुझे लग रहा है ये शायद इंट्रोडक्शन होगा, इसी पैटर्न को, इसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहला सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है। बी में देखो इन्होंने कहा कि द क्रिएशन ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857 गेव द स्टडी ऑफ साइंस अ बूस्ट। तो जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनवाई थी अंग्रेज़ों ने, वो क्या करते हैं, वो साइंस की स्टडी को एक बूस्ट दे देते हैं। बी वाला सेंटेंस हो गया। अब देखो सीम क्या है कि द फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। पहली बार रिसर्च फैसिलिटी साइंस में इस्टेब्लिश होती है कैलकाटा में 1876 में। इसका मतलब हम बी के बाद ही सी लगा पाएंगे। पहले तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी, तब वहाँ साइंस की लेबोरेटरी की फैसिलिटी आएगी। आगे लिखा है कि कौन किया था, बाय अ वेल्दी डॉक्टर, उनका नाम था महेंद्र लाल सिरकार, ठीक है। इन्होंने कहा, आगे लिखा है कि इट वाज कॉल्ड द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ साइंस, ठीक है, इसको कहा गया था। अब आगे आ जाओ, लिखा इट क्विकली बिगेन टू डोमिनेट साइंटिफिक एंडीवर्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट। ये तो भाई ठीक है, बी के इसी के बाद इट कौन, इसी जो इन्होंने फैसिलिटी, ये रिसर्च फैसिलिटी इस्टेब्लिश की थी, यही धीरे 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 साइंस को डोमिनेट करना शुरू कर देते। तो ये बी के बाद डी लगा देते हैं, सी के क्रम से तो चल रहा, बी के बाद सी के बाद डी लगा। और ए जो है, ए जो कह रहा है कि जब अंग्रेजी इंट्रोड्यूस हो जाती है तो लैंग्वेज ऑफ साइंस हो जाती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करो, तो ए पहले लगा देते हैं। ABCD क्रम में चल रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीधे ऑप्शन देखो ABCD, ये मिल गया हमको, ये आंसर लगा लो, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधा था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में क्या कर रहे हैं, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, इसके बदले में आपको 1 वर्ड देना है, ठीक है, 1 वर्ड लिखा है। इट वाज हिज लव एंड गुडविल टू ह्यूमैनिटी, लव टू ह्यूमैनिटी, मानवता से प्यार। मानवता से प्यार के लिए देखो, लव के लिए एक वर्ड लगता है फिल, PHIL, और ह्यूमैनिटी क्या लगता है, एंथ्रोप, इंसान के लिए लगता है एंथ्रोप। तो फिलैंथ्रोप यूज करो, फिलैंथ्रोपी कहाँ, ये आपको मिल गया फिलैंथ्रोपी, ये वर्ड लगा लो, ठीक है, क्लियर हो गया। मिसएंथ्रोपी क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये इंसान से नफरत हो जाएगा, तो लगेगा नहीं। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, अपनापन होता है, इसमें केवल लव आ जाएगा, किसी के लिए भी होता है, कि ह्यूमैनिटी के लिए नहीं लिखा हुआ है। अफेक्शन एंड लव फॉर एनी, किसी के लिए हो गया। ह्यूमनिज्म मानवतावाद हो जाती है। अफेक्शन और लव दोनों मिलाओगे तो क्या बनेगा, फिलैंथ्रोपी। तो ऑप्शन आपका हो गया फिलैंथ्रोपी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। इसमें आपको क्या बताना है, साइनोनिम किसका, प्रोफाउंड का। सेंटेंस पढ़ के देख लो, कहीं जो प्रोफाउंड की मीनिंग हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जानते हैं, कहीं वो गलत ना हो जाए। तो देखो यहाँ लिखा है कि प्रोफेसर्स लेक्चर वाज फिल्ड विद प्रोफाउंड इंसाइट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि होती है, बहुत गहरा नॉलेज। तो प्रोफाउंड यहाँ वही सेंस है जो डिक्शनरी वाला है, डीप नॉलेज है, डीप मतलब गहरी अंतर्दृष्टि, डीप नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो डीप तो साइनोनिम हो जाएगा, साइनोनिम पूछा है ना, हाँ, तो फिर यही हो गया, डीप साइनोनिम हो जाएगा। हमको एक बार लगा एंटोनिम तो नहीं पूछा है, क्योंकि एंटोनिम होता तो सैलो हो जाता, ये क्या हो जाता, एंटोनिम हो जाएगा। ये क्या होगा, साइनोनिम हो जाएगा। सुपरफिशियल क्या हो जाएगा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा, सतही तौर पे होता है, एक्सीडेंटल का कोई लेना देना नहीं, आकस्मिक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया 20 में। अब आगे बढ़ें तो चलते हैं 21 में। आपके 21 में क्या करना है भाई, देखो ये नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, माय फादर सेड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो पिताजी ने क्या कहा कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, जो परिवर्तन है वही लाइफ में कांस्टेंट है और कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। मतलब परिवर्तन होता ही रहता है, ये परिवर्तन होना कांस्टेंट है और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। क्या विरोधाभास है, परिवर्तन ही कांस्टेंट है। वाह वाह। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो भी उन्होंने कहा है वो बोला है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा, बस दैट लगा लो।
तो लिखा है कि माई फादर सेड दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, ये सही हो जाएगा। वाज और हैड बीन, इसमें टेंस बदलना ही नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वैसे ही रहेगा। आगे आते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 में क्या करना है, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करो, अगर इसमें कोई गलती है तो, नहीं गलती है तो नो सब्सटीट्यूशन। चलिए, नॉट ओनली द मैनेजर गिव मी अ रिफंड, मैनेजर ने न केवल मुझे एक रिफंड दिया बट ही आल्सो ऑफर्ड मी अ 50% डिस्काउंट ऑन माई नेक्स्ट डील। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। बट आल्सो अंडरलाइन नहीं है, ध्यान रखना। बट आल्सो के बाद, बट ही आल्सो के बाद ये जो ऑफर लिखा है ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब यहाँ गिव क्या होनी चाहिए, ये सेकेंड फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी बात, नॉट ओनली से अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आप लगा रहे हो तो इन्वर्जन हो जाएगा, और इन्वर्जन के रूल के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो यहाँ होनी चाहिए थी वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या, गेव। गेव अगर यहाँ आता है तो इसका मतलब हुआ कि नॉट ओनली के बाद और द मैनेजर के पहले हमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड लगाना पड़ेगा तो यहाँ डू लगा हुआ है, इन दोनों में डिड लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात, जब यहाँ डिड लग गया है तो डिड के बाद गेव नहीं लगाना चाहिए, डिड के बाद क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। ठीक है ना, डू, डज और डिड लगता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तीसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करें, ईडीएम है। ईडीएम दिया है स्टिल वाटर्स रन डीप। ठीक है, तो स्टिल वाटर्स रन डीप का मतलब क्या हुआ कि स्टिल वाटर मतलब शांत गहरा जो जल होता है। देखो, अगर बह रहा होगा जल तो गहराई में नहीं जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर शांत पानी है तो नीचे की ओर गहराई में ज़्यादा जाता है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो टू हैव पैशन और ग्रेट इंटेलिजेंस अंडरनीथ अ काम एक्सप्रेशन, आई थिंक ये ठीक तो लग रहा है 23 में। टू हैव पैशन या ग्रेट इंटेलिजेंस अंडरनीथ अ काम एक्सप्रेशन, मतलब चेहरे से ऊपर से देखने में बहुत आदमी शांत लगेगा लेकिन उसमें इंटेलिजेंस और गहराई बहुत ज़्यादा होगी। ये भी रिजर्व कर लेते हैं, सही लग रहा है मुझे, मोस्ट प्रोबेबल यही आंसर हो जाएगा। अगर इससे बेहतर ना मिला तो टू बी कन्फ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होगा, डिस्परेट मेजर्स, डिस्परेट बिल्कुल नहीं आएगा, सीरियस सिचुएशन भी नहीं आएगी। तो ये रिजर्व किया था वही रखो, पहला वाला ऑप्शन होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में बनाओ। तो लिखा है कि मिसेज बत्रा सेड, तो मिसेज बत्रा ने कहा कि माय सन वांट्स टू स्टडी एग्रीकल्चर। सेड है, पास्ट में है। ठीक है, तो ये पास्ट में है, यहाँ हो जाएगा सेड ही रहेगा, टोल्ड होगा नहीं। माय सन वांट्स, और ये जो वांट्स लिखा है वांट्स का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, माय सन का मिसेज के लिए क्या लग जाएगा, हर सन। तो मिसेज बत्रा सेड दैट हर सन वांटेड, हर सन वांटेड, ये वांटेड ठीक है, वांटिंग नहीं होगा, वांट नहीं होगा, वांट नहीं होगा, वांटेड एक ही में दिया, वो तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं, एरर निकालनी है आपको। ठीक, तो आई कुड नॉट हियर योर वॉइस, आई कुड नॉट हियर योर वॉइस। ठीक है, एज यू वर टू फार आउट फ्रॉम मी, एज यू वर टू फार आउट फ्रॉम मी। तो आप टू फार का मतलब हद से ज़्यादा दूर थे, तो फार फ्रॉम मी होगा, आउट लगाने का। फार आउट तो नहीं होता, फार अवे हो सकता था लेकिन फार आउट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे तो यही गलती नज़र आ रही है कि फार के बाद अवे होना चाहिए था, आउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन ले लो, फार आउट नहीं, फार अवे फ्रॉम मी होता चल जाता, फार फ्रॉम मी लगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, तभी तो आवाज़ नहीं सुनाई दी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या करना है कि आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस आई थिंक पैसिव वॉइस में दिया है, वर्ब के साथ किल्ड दिया हुआ है, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में चेंज करना है। लिखा इन जापान थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द सुनामी लास्ट वीक, ये पैसिव में है। तो किल्ड इन सुनामी, तो सुनामी को सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, द सुनामी किल्ड, द सुनामी चारों में दिया है, सुनामी किल्ड वर्ब के साथ। देखो मैं अभी क्या बताता था, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो पैसिव में क्या लगाते हैं, वाज,
या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब पहले से वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में सेकेंड फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ हैव किल्ड कहाँ से आया, ये हैड किल्ड कहाँ से आया, ये हैज किल्ड कहाँ से आया, 3 ठुत में ऐसे ही कट गया, हैव हैज हैड लगा हुआ है। एक ही ऑप्शन होगा, द सुनामी किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन जापान। लास्ट वीक को इन्होंने बीच में डाल दिया, डालना नहीं चाहिए था, इसको बाद में लगाना चाहिए था, लेकिन यही कंफ्यूज करने के लिए तो इन्होंने। मेन चीज़ जानते हो क्या होता है, आप वर्ब को पकड़ो भाई। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27। तो फिर एक अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको इडियम ढूंढना है। ये लिखा है ना, आप ढूंढिए क्या, अप्रोप्रिएट इडियम। सिचुएशन दी है, उसके लिए आपको इडियम लगाना पड़ेगा। तो ये 4 ऑप्शन जो हैं वो चारों, अब की बार इडियम की मीनिंग नहीं है, मीनिंग पहले दी है, उसको इडियम में आपको चेंज करना। इट वॉज अपारेंट, अपारेंट मतलब होता है स्पष्ट, ये बात एकदम साफ साफ थी कि सी वॉज फेकिंग सारो। फेकिंग, फेक मतलब क्या होता है, फेक मतलब नकली, सारो माने दुख। वो एकदम नकली दुख जता रही थी एट द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर। सौतेली बेटी की डेथ पर वो एक नकली दुख जता रही थी लोगों के सामने। तो घड़ियाली आंसू हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं, सबका मतलब क्या है। बाइटिंग हर ओन टीथ, बाइटिंग हर ओन टीथ, बाइट ओन टंग, सॉरी टीथ बोल दिया था, बाइट ओन टंग, अपनी जीभ काट लेना। अपनी जीभ काटने का मतलब क्या हुआ, मुंह से कोई चीज़ निकलने जा रही है, अचानक आपने जीभ को रोका, अचानक अपने आप को बोलने से रोकते हैं। तो बाइट योर ओन टंग मतलब क्या हुआ, कुछ बोलने जा रहे थे, खुद को बोलने से रोका। कटिंग मस्टर्ड, कटिंग मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होती है। सरसों को काटने का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, बहुत अनएक्सपेक्टेड टैलेंट दिखाना। तो कटिंग मस्टर्ड का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं लगेंगे। आया कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, कॉलिंग स्पेड, स्पेड मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ कह देना, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सच खुल के कह देना, ये भी नहीं लग पाया। सडिंग क्रोकोडाइल टीरियस, घड़ियाली आंसू बहाना, हाँ ये होता है फेकिंग सारो, घड़ियाली आंसू बहाना, चौथा हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या करना है, फिर वही इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच को लिखा है, दे सेड वी विल कम होम दिस इवनिंग। अब इसमें आपको क्या क्या चेंज करना होगा, देखो सेड का सेड ही होगा, यहाँ दैट लग जाएगा, वी कौन होगा, वी दे हो जाएंगे दे, और विल का क्या हो जाना है, विल का वुड हो जाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट में है, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इतना चेंज करो। दे सेड, अब दे सेड चारों में लगा हुआ है, दैट दे वुड कम होम दैट इवनिंग, ठीक तो है, ये हमारा सही लग रहा है। अब यहाँ विल देखो, विल होगा नहीं, और यहाँ वुड लगा है तो ये दिस नहीं होगा, इतना हो गया। अब यहाँ क्या दिया है, देखो दे सेड दैट दे वुड बिकम बी, अब यह वुड कम के बाद यहाँ बी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दूसरे तीसरे चौथे में कोई ना कोई गलती निकली है, इसलिए ये नहीं होंगे, पहला ही होगा। आ जाओ अब अपने क्वेश्चन नंबर 29 में, और 29 में आपको पैसिव वॉइस बनानी है किसकी, द पुलिस हैड कलेक्टेड द प्राइमरी एविडेंस बिफोर दे अरेस्टेड द कल्प्रिट। कल्प्रिट को अरेस्ट करने के पहले उन्होंने प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट कर लिए। तो ये हैड कलेक्टेड आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो हैड कलेक्टेड का क्या होगा, हैड बीन कलेक्टेड। तो हमको वर्ब के रूप में हैड बीन कलेक्टेड चाहिए, और प्राइमरी एविडेंस ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द प्राइमरी एविडेंस सब लगा, यहाँ लिखा है हैड बीन कलेक्टेड, यहाँ लिखा है हैड कलेक्टेड नहीं होगा, यहाँ वाज कलेक्टेड नहीं होगा, माइट हैव बीन कलेक्टेड नहीं होगा। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आप वर्ब को पकड़ लो, सबसे पहले वर्ब से काम कर लो। अगर 2 में मिल जाता है तो कुछ और स्टेप्स देखेंगे, नहीं तो बात खत्म हो गई यहीं पे। तो पहला ऑप्शन होगा। आपने देखा अभी तक जितने भी मिले हैं हमने सबको वर्ब से ही सॉल्व किया है। ठीक, आगे आ जाओ। और ये मेरे अपने मन का बनाया हुआ पेपर नहीं है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर है ना, नहीं तो आप सोचेंगे कि जो इनका मन होता है वही चीज़ आपसे पेपर बना लिए होंगे। हम पेपर अपने मन से नहीं बनाए हैं। आगे आ जाओ, यहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, ये है इडियम एक जो अंडरलाइन किया हुआ है, वाइल्ड गूज चेज। तो वाइल्ड गूज चेज, इसकी मीनिंग बतानी है आप लोगों को। तो वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, गूज का मतलब हंसिनी होता है। ठीक है, इसका मेल जो होता है ना गैंडर होता है। तो अगर आप किसी जंगली हंसिनी का चेज करेंगे, उसको पीछा करेंगे, तो किसी जंगली हंसिनी या हंस का पीछा करेंगे तो आपको हाथ में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कद्दू न पाएंगे आप। ठीक है, तो अब ये मतलब बेकार का प्रयास हो गया, एक ऐसा प्रयास, एक ऐसी कोशिश जिसमें आपको 0 रिजल्ट मिलना है।
तो इसका मतलब एंगेज पेशेंसली बिल्कुल नहीं हो जाएगा। फ्रूटलेस परसूट, हाँ फ्रूटलेस परसूट हो सकता है, एक ऐसी परसूट, एक ऐसा सर्च जिसमें आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। हेस्टिली जंप टू कंक्लूजन बिल्कुल नहीं होता, फ्रूटफुल परसूट बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे आ जाओ, आपके क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 में एरर बतानी है आपको। लिखा है कि दे वाज रीडिंग नोटिस। अरे यार ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन कर दिया। दे क्या है? दे भैया प्लूरल सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है, दे के साथ क्या लगनी चाहिए थी? वर लगनी चाहिए थी। ये वाज गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना धरना नहीं था। आओ अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या करना है? इन्होंने कहा कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किससे इस सडनली को, अंडरलाइन किया हुआ है। पहले मीनिंग देखो, सडनली अचानक वाला है या कुछ और तो नहीं है। नोबडी न्यू, किसी को नहीं पता कि रमेश वाज कमिंग टू सी अस, किसी को नहीं मालूम था कि रमेश हमसे मिलने आ रहा है। यहाँ सी का मतलब क्या हुआ? मिलना हो जाता है, देखना नहीं। तो किसी को पता नहीं था कि रमेश हमसे मिलने के लिए आ रहा है। ही अराइव्ड सडनली, अब यहाँ सडनली का मतलब अचानक आ गया का मतलब क्या होगा? पहले से बताए बिना, कि जब पहले इन्होंने कहा ना कि किसी को पता नहीं था, इसका मतलब बिना बताए अचानक से आ गया। तो बिना बताए आ गया मतलब इसको, उसके आने की एक्सपेक्टेशन किसी को थी नहीं। तो यहाँ पे ना सेफली होगा, ना हैप्पीली होगा, ना एंग्रीली होगा, क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। चौथा वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 33 में। तो ये है 33। फिर से एरर का क्वेश्चन है, पढ़ो। डोंट लेट द फेलियर डिमोटिवेट यू एज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वेरी गुड, क्या आइडिया है, थॉट है, एक बढ़िया थॉट है। अब इसको पढ़ के देखो, इन्होंने यहाँ लिखा, यहाँ से देखो, एज मैंने, क्योंकि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो असफलताएं होती हैं, जो हमारी फेलियर्स होते हैं, वो सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन है। जो असफलता है उस पर पैर रख करके आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, एक सीढ़ी का काम करेगा। ठीक है, वो सीढ़ी का काम करता है। तो अब यहाँ लिखा है कि डोंट लेट फेलियर डिमोटिवेट यू, अपने फेलियर को, खुद को डिमोटिवेट मत करने दो। तो ये किसी पार्टिकुलर फेलियर की बात कर रहे हैं या जनरल सेंस में? जाहिर सी बात है, जब उपदेश दे रहे हैं, जब किसी को समझा रहे हैं, तो किसी खास या पर्टिकुलर फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल सेंस में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जनरल सेंस में यूज होता है तो इसके पहले दा नहीं लगाया जाता। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ ऑनेस्टी के पहले तो दा नहीं लगाओगे ना। तो ऐसे ही, तो ये जो फेलियर वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है वो जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, इसके पहले दा नहीं लगना चाहिए। तो ये दा नहीं लगना चाहिए था। आंसर कौन सा हो गया? 4 वाला, और कोई गड़बड़ी इसमें नहीं है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 रहा ये। क्या करना है इसमें? फिर से इसको आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। सॉरी, इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो रामू रिक्वेस्टेड हर, यहाँ रिक्वेस्टेड लगा है तो इसका मतलब आपको सेंटेंस में प्लीज चाहिए। अरे गजब, क्या बात है, चारों में प्लीज लगा हुआ है। प्लीज, आगे लिखा है रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। टू वेट देयर, देयर का क्या रहा होगा? हियर रहा होगा। टिल ही का क्या हो गया? आई रहा होगा। ठीक है, और रिटर्न का क्या होगा? आई, रिटर्न का रिटर्न होगा क्योंकि प्रेजेंट में रहा होगा, टिल आई रिटर्न। तो प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो रामू सेड टू हर प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ लिखा है कि प्लीज वेट हियर, यहाँ तक तो ठीक है। टिल ही रिटर्न, ही नहीं, डायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में रामू के लिए ही लगा हुआ है, तो डायरेक्ट में क्या होगा? आई रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ आई लगाओगे, यही गलत हो गया। अब यहाँ लिखा है प्लीज वेट हियर टिल ही रिटर्न, अब यहाँ ही लिखा है, रिटर्न लिखा हुआ है। भाई भी अभी मैंने कहा ना, ही नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है, यहाँ लिखा है कि से, अब ये देखो क्या आ गया, यहाँ सेड होना चाहिए था ना ये। अरे यार, एक बड़ा आसान सा तरीका बताएं आपको इसको सॉल्व करने का। रिक्वेस्टेड पास्ट में है, ये सेड पास्ट में है, ये से प्रेजेंट में है, ये से प्रेजेंट में है, ये से प्रेजेंट में, कोई होगा ही नहीं, एक ही तो सेड दिया हुआ है। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, रिपोर्टिंग से ही हो जाता। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं आपका 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? देखो, इसमें एक चीज अंडरलाइन की है इन्होंने, कह रहे हैं कि इसकी जगह पर अगर वो गलत है तो गलत तो ही है, क्योंकि कोई नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। चलो देखो, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? आई हैव बीन कॉलिंग हिम, ये कौन सा टेंस है? आई हैव बीन कॉलिंग, आई हैव बीन कॉलिंग है प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, समझ आना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रीपोजिशन लगता है वो दो लगते हैं, एक सिंस लगता है और एक फार लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगता है और फार पीरियड ऑफ टाइम के पहले लगता है। तो यहाँ लिखा फ्रॉम तो नहीं लगेगा किसी कीमत पर। मेनी डेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यह है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाना चाहिए, फार, यहाँ लगेगा फार। ठीक है, तो ये वाला 35 में ये लग जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, आई थिंक कि करीब 40-50 मिनट की क्लास हो चुकी होगी और इसको 50 तक ले जाने का मतलब हम 1 घंटा पार कर जाएंगे और वो काम हम अभी करेंगे नहीं। क्लियर, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो आज मैंने बोला था शुरुआत में ही कि आज हम 35 क्वेश्चन करेंगे, कल 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर 35 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन को 3 टुकड़े में बांट देंगे। ठीक है, इससे मुझे पढ़ाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। आज पढ़ाते समय मैं दबाव नहीं महसूस कर रहा था टाइम का। आज खुल के पढ़ा रहा था कि 35 क्वेश्चन में घंटे पर भी लग जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब बेफिक्र होकर पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा और कोई आफत भी नहीं है, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था। तो ये 35 क्वेश्चन वाला सेशन मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहा है। आप लोगों को जो जैसा लग रहा हो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये काम मैंने आपसे पूछे बिना कर दिया है। ठीक है, मुझे ठीक लगा कि ऐसे पढ़ाना मुझे कंफर्टेबल रहेगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि अब क्या चाहते हैं, 1.5 घंटे की क्लास चाहते हैं, 50 क्वेश्चन का करें क्या। तो आपकी राय की मुझे दरकार रहेगी। मैं वेट करूँगा, आप अपनी राय दीजिए हमको। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। फिर ग्रामर वाला सेशन वोकैब के साथ में जल्दी ही ला रहे हैं, काम चल रहा है उस पर, बस मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।